गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का चैप्टर के अंदर अल्कोहल फिनॉल तो ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं हम। आज हम ईथर के बारे में स्टडी करेंगे। ईथर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर दो एल्काइल या एक एल्काइल एराइल या फिर दोनों ही एराइल ग्रुप होते हैं जो कि ऑक्सीजन के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को, यानी कि जिनमें ऑक्सीजन एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, उनको हम ईथर्स का नाम देते हैं। इनका कॉमन नेम आप लिखने के लिए जो दोनों एल्काइल ग्रुप हैं उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनके नाम लिख करके उनके पीछे हम ईथर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल CH3OCH3। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही जो ग्रुप हैं वो एल्काइल ग्रुप हैं, इसलिए आप इसका नाम लिख सकते हैं, यानी कि मिथाइल ग्रुप हैं तो हम इसको लिख सकते हैं डाई मिथाइल ईथर। अगर मैं फार्मूला लिखता हूँ CH3OC2H5, तो यहाँ पर एक ग्रुप मिथाइल है, दूसरा इथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल आ जाएगा, तो इसका नाम लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। किस प्रकार से आप नाम लिख सकते हैं कॉमन सिस्टम के अंदर। IUPAC सिस्टम के अंदर इसका नाम एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिखा जाता है, यानी कि जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है ऑक्सीजन उसके साथ जाएगा एंड दैट ग्रुप विल फॉर्म द एल्कोक्सी पार्ट, एंड द अदर एल्काइल ग्रुप विच इज हैविंग द हायर नंबर ऑफ, यानी कि लार्जर नंबर ऑफ कार्बन एटम विल फॉर्म द पेरेंट चेन। फॉर एग्जांपल CH3OC2H5, इसमें C2H5 यहाँ पर 2 कार्बन है, जबकि CH3 में 1 कार्बन है, मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मीथॉक्सी ईथेन। एक सिंपल सा तरीका है जिसके द्वारा आप इसका नाम देते हैं। ऑलरेडी हम इस चीज़ के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं बाई एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। स्टूडेंट्स, अगर आप एल्कोहल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करवाते हैं 413 केल्विन के ऊपर, देन इट विल गिव ईथर एंड वाटर, यानी कि इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा एल्कोहल का और ये ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ड्रॉबैक क्या है इस मेथड की कि इसके द्वारा आप सिमेट्रिकल ईथर तो प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अनसिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर करने के लिए हमें अलग अलग एल्कोहल लेने पड़ेंगे, एंड इन दैट कंडीशन यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ ईथर्स। दूसरा तरीका हमारे पास है बाई कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर हम ईथर के वेपर्स को पास करवाते हैं हीटेड एल्यूमिना के ऊपर। व्हेन द वेपर्स ऑफ एल्कोहल आर पास्ड ओवर हीटेड एल्यूमिना, फॉर एग्जांपल इथाइल एल्कोहल के वेपर्स को जब अगर एल्यूमिना के ऊपर से पास कराया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 513 to 523 केल्विन, देन इट गिव्स डाई इथाइल ईथर एंड वाटर। तो यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन हो जाता है इसका और ईथर प्राप्त होता है हमें। नेक्स्ट प्रोसेस स्टूडेंट्स है हमारा विलियमसन सिंथेसिस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है सिंथेसिस के लिए। विलियमसन सिंथेसिस, इसमें प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड को ट्रीट करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ में, ताकि हमें डिजायर्ड ईथर प्राप्त हो सके। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है ये कहाँ से प्राप्त होगा। अगर आप एल्कोहल का रिएक्शन किसी एक्टिव मेटल के साथ कराते हैं, देन यू विल गेट द सोडियम एल्कोक्साइड, या मेटल हाइड्राइड के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा के वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो सोडियम एल्कोक्साइड है उसका रिएक्शन अगर आप एल्काइल हैलाइड से कराते हैं, देन इट विल गिव द ईथर। एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे लिया है सोडियम इथोक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इट विल गिव इथाइल मिथाइल ईथर। इसी प्रकार से अगर सोडियम इथोक्साइड का रिएक्शन इथाइल क्लोराइड के साथ करते हैं, ये देता है हमें डाई इथाइल ईथर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रही है इस रिएक्शन के अंदर, इसलिए इसके अंदर कुछ विशेष पॉइंट्स भी हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये जो मेथड है, इस मेथड के द्वारा आप सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के ईथर प्रिपेयर करवा सकते हैं, और प्रोसेस जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो रिएक्टिविटी है एल्काइल हैलाइड्स की इस रिएक्शन में वो क्या रहेगी।
सो SN2 मैकेनिज्म के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्राइमरी एल्कोहल है वो ज़्यादा बेटर SN1 SN2 रिएक्शन देता है देन सेकेंडरी देन टर्सरी, क्योंकि यहाँ पर जो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है उस स्टेट के अंदर जो अटैक है SN2 में वो बैक साइड से होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और टर्सरी एल्काइल हैलाइड में क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पर टर्सरी का जो रिएक्टिविटी है वो कम होगी, प्राइमरी की सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम टर्सरी एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं ईथर तैयार करने के लिए, यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं किसी टर्सरी एल्काइल हैलाइड से, तो जो मेन प्रोडक्ट होगा वो हमारा एल्कीन होगा, ना कि ईथर होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, टर्सरी होने की वजह से कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन विल अंडरगो डीप्रोटोनेशन एंड इट विल फॉर्म द एल्कीन एज ए स्टेबल प्रोडक्ट प्लस में एल्कोहल। तो यहाँ पर एल्कीन और एल्कोहल बनेगा, एल्कीन हो गया, प्लस में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी C2H5OH। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर बन रहा है हमारे पास में एल्कीन और एल्कोहल जो है वो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है हमें। नो स्टूडेंट्स, अगर हम जो सोडियम एल्कोक्साइड है उसमें टर्सरी एल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, उसका हम रिएक्शन कराते हैं किसी एल्काइल हैलाइड के साथ, पर्टिकुलरली प्राइमरी के साथ में, देन यू विल गेट द ईथर एज द मेजर प्रोडक्ट। सो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एल्कोक्साइड है वो तो टर्सरी हो सकता है, लेकिन जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होगा तो ही बेटर रिजल्ट हमें मिलते हैं यहाँ पे। नाउ एराइल हैलाइड्स जो हैं वो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देते हैं। इसका कारण ये है कि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर SN2 रिएक्शन है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो आसानी से नहीं हो पाता। उसके रीजन्स क्या हैं कि जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि एल्काइल हैलाइड के केस में जो बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन है और हैलाइड जो आयन है उनके बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ड्यू टू द रिजोनेंस, and because of this there is no possibility of nucleophilic substitution reaction, इसलिए वो रिएक्शन नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है हमें। फर्दर आप यहाँ पर देखिए, इसको हमने एक रिएक्शन दिखाया है, यहाँ पर हमने लिया है सोडियम इथोक्साइड का, जब हम ब्रोमोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम सोडियम फिनोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं इथाइल ब्रोमाइड के साथ तो रिएक्शन होगा एंड इट विल गिव ईथर, यानी कि यहाँ पर हमें इथाइल फिनाइल ईथर जो है वो प्राप्त हो रहा है। सो ये एक विशेष बात है जो ध्यान रखने की है यहाँ पर। नेक्स्ट तरीका हमारे पास बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद डाईएजोमीथेन के साथ आप रिएक्शन करवा करके भी प्राप्त कर सकते हैं। सो इथाइल एल्कोहल का जब रिएक्शन कराते हैं डाईएजोमीथेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HBF4, देन इट विल गिव ईथर। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इथाइल मिथाइल ईथर में बन रहा है प्लस में नाइट्रोजन गैस, तो ये भी एक तरीका है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास तरीका है बाय द एडिशन ऑफ एल्कोहल टू द रिएक्टिव एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट। अगर आप एल्कीन के अंदर एल्कोहल का एडिशन रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो एक मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर हमें प्राप्त होता है एंड इट विल गिव द ईथर। मार्कोनिकॉफ एडिशन आप जानते हैं कि वहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम है दैट विल गो टू द कार्बन एटम विच इज़ हाईली सब्सटीट्यूटेड, यानी कि जो OCH3 है वो तो यहाँ कार्बन के ऊपर जाएगा और H जो है वो CH2 पर जाएगा, और इस प्रकार से हमें ये ईथर प्राप्त हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इसी कोई डिसएडवांटेज है? यस, देयर इज ए डिसएडवांटेज आल्सो। डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार इस जो एडिशन रिएक्शन है एल्कीन में एल्कोहल का, उससे हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है बल्कि अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। उसका कारण क्या होता है कि यहाँ पर कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन होता है, जब प्रोटॉन
का एडिशन होता है एल्कीन के अंदर, देन इट फॉर्म्स द कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन प्राइमरी भी बन सकता है, सेकेंडरी भी बन सकता है, टर्सरी बन सकता है, बट वी नो दैट टर्सरी कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल। Therefore, if there is a possibility of formation of tertiary carbocation, then it will be formed in the large amount. तो ऐसा ही हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। सो यहाँ पर 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन ब्यूट 1 इन जो है वो हमने लिया है। इसमें इथाइल एल्कोहल का एडिशन करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो जो प्रोटोन है, अब दो चांसेस हैं वैसे तो, या तो CH पे जाए या CH2 पे जाए। तो प्रोटोन जो है वो जाएगा पहले CH2 ताकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन सके। अगर ये प्रोटोन यहाँ पे CH पे जाता है तो प्राइमरी बनेगा। तो प्राइमरी तो काफ़ी अनस्टेबल होगा, इसलिए हम मान के चलेंगे कि ये यहाँ जाता है, कार्बन नंबर 1 पे जा रहा है। सो कार्बन 2 जो है इसके ऊपर देखिए यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यानी कि एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहाँ पर बना है। लेकिन अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ चला जाए तो कार्बोकैटायन टर्सरी बन जाएगा। इसलिए होता क्या है कि यहाँ पर जो ये मिथाइल है ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, और ये शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास बन जाता है टर्सरी कार्बोकैटायन, जो कि ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि एक मेजर हो गया है ये प्रोडक्ट। अब जो ये टर्सरी कार्बोकैटायन है इसके ऊपर एडिशन होगा OCH3, जो एल्कोक्साइड ग्रुप है वो यहाँ पर आएगा, अटैक करेगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा यहाँ पे, और इसकी वजह से यहाँ पर हमें जो ईथर मिलेगा वो ये ईथर मिलेगा जो कि अनडिजायर्ड है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है, बल्कि उससे थोड़ा डिफरेंट है। सो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, आई थिंक इट वाज नॉट विजिबल। सो यहाँ पे आप देखिए हमने ये लिया है 3,3 डाईमिथाइल ब्यूट 1 इन मिथाइल इथाइल एल्कोहल का इसके साथ एडिशन करा रहे हैं। कार्बन 1 के ऊपर जब प्रोटॉन का एडिशन होता है तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है। मिथाइल शिफ्ट के कारण ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वो टर्सरी कार्बोकैटायन में बदल गया। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया है, यानी कि टर्सरी के ऊपर आ गया, तो टर्सरी कार्बोकैटायन क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है, तो टर्सरी कार्बोकैटायन के ऊपर अब ये अटैक करेगा, जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर अटैक करेगा, एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से प्रोटॉन जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा एंड इट विल गिव अस द ईथर। तो वो जो ईथर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो OC2H5 है, यानी कि इथोक्सी जो ग्रुप है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेकंड कार्बन के ऊपर आना चाहिए, लेकिन ये सेकंड की बजाय कहाँ पे चला गया, अगर इधर से काउंट करें तो थर्ड पर, इधर से करें तो सेकंड पर है। तो इसलिए जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा हमें डिफरेंट मिलता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उससे। सो दिस इज अबाउट द addition of alcohol to the alkene in the presence of acid as catalyst। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम एल्काइल ईथर को प्रिपेयर करा सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। एल्काइल हैलाइड का हमने ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, इट विल गिव सिल्वर ब्रोमाइड एज बाई प्रोडक्ट एंड ईथर, डाई इथाइल ईथर यहाँ पे बनता है। सिंपल सा रिएक्शन है ये। इसी तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसका भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए है ये हायर ईथर बनाने में काम आता है। तो अल्फ़ा हेलो ईथर अगर हमारे पास है, उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में हम रिएक्शन करा करके हायर ईथर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा क्लोरो ईथर हमारे पास में है, इसका हमने रिएक्शन कराया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट विल गिव इथाइल मिथाइल ईथर। सो इस प्रकार से हम हायर ईथर जो है वो तैयार कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। नाउ लेट अस टेक द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला जो पॉइंट है हम वो ले लेते हैं, फिजिकल स्टेट, कलर और ऑर्डर क्या है। सो स्टूडेंट्स जो पहले जो दो मेंबर्स हैं इसके, यानी कि डाई मिथाइल ईथर एंड मिथाइल इथाइल ईथर, ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। बाकी जो इसके मेंबर्स हैं, हायर मेंबर्स हैं, वो कलरलेस लिक्विड हैं और इनके अंदर एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक इथेरियल स्मेल पाई जाती है।
डाईपोलर नेचर है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे डाईपोल बनेगा। फर्दर जो बॉन्ड एंगल है, COC जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली 110 डिग्री का है। इसलिए जो ये डाईपोल हैं एक दूसरे के अपोजिट होने के बावजूद भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, और नतीजा ये होगा कि यहाँ पर एक नेट डाईपोल मोमेंट होगा, लेकिन ये नेट डाईपोल मोमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा होगा ये। इट इज़ जनरली 1.15 टू 1.3 डी जो है, डिबे जो है वो इसके बीच में ये रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। सो बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट डिपेंड करता है इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अब यहाँ पर जो ईथर हैं यहाँ पर डाईपोल भी है, इसका मतलब डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन होगा और वान डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, दोनों अपना रोल प्ले करेंगे। सो अगर हम ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं एल्कोहल के साथ में, क्योंकि ये आइसोमेरिक होते हैं एल्कोहल के साथ में, तो आइसोमेरिक एल्कोहल के साथ में अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं, फॉर एग्जांपल डाई मिथाइल ईथर और इथेनॉल, अगर हम इन दोनों कंपेयर करते हैं तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डाई मिथाइल ईथर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। इसका रीज़न क्या है कि एल्कोहल के केस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि ईथर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से वैसा है। अब अगर हम कंपेयर करते हैं एल्केन्स के साथ में, सो डाई मिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर केवल ये दो ऐसे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपेरेबल मोलिकुलर मास के एल्केन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर हम इससे हायर ईथर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं जनरली कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जो नॉर्मल एल्केन्स हैं कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस से उनसे भी कम रहता है, यानी कि ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस के नॉर्मल एल्केन से कम है। अब इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से इसकी जो सिमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इट बिकम्स लेस सिमेट्रिकल एज कम्पेयर टू द एल्केन। एल्केन के अंदर केवल कार्बन 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 बॉन्ड आपस में जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन केवल ये हैं, तो वहाँ पर जो है वो सिमेट्री मेंटेन है। यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन के आने से जो सिमेट्री है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए इफेक्टिव पैकिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा होता है। सो ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। सो नेक्स्ट इज़ द सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी जो लोअर ईथर हैं दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक वैसे ही जैसे कि अल्कोहल आसानी से डिजोल्व हो जाता है, वैसे ही ये भी आसानी से डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। इसका रीज़न ये है कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ईथर के अंदर वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से ये आसानी से वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन पार्ट जैसे जैसे लार्ज होता जाएगा, सोल्यूबिलिटी जो है ईथर्स की वाटर के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर फिर इफ़ेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। हाइड्रोकार्बन पार्ट जैसे जैसे लार्ज होता जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आना स्टार्ट हो जाएगा और इफेक्टिव नहीं हो पाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से सोल्यूबिलिटी तेज़ी से डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ईथर जो है वो फेयरली सोल्यूबल हैं, क्योंकि इनके अंदर जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो काफ़ी लार्ज होता है एंड नॉन पोलर डिजोल्व्स नॉन पोलर, इसलिए जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इनमें ये आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, सो द डेंसिटी ऑफ ईथर इज़ लेस देन वाटर। वाटर की तुलना में इनकी डेंसिटी लेस है, यानी कि वाटर की तुलना में ये हल्के होते हैं। अगर ये इनसोल्यूबल हैं तो वाटर के ऊपर ही एक लेयर बना लेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। In the next section we will study about its chemical properties. Thank you. Have a nice day.